हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिविल रैंकर्स। जैसे कि आपको पता है हमने सोम की सीरीज़ स्टार्ट की है। आज हम नया टॉपिक करेंगे उसमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इसको कराने से पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये ना एक स्ट्रक्चर्स का पार्ट है। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सोम में ही स्ट्रक्चर भी है, बट मैं उसको बता दूं कि उसमें ना हमारे सोम में ILD इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होती है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ ट्रसिस होते हैं डीप में, ठीक है। इसमें भी है ट्रसिस, बट ट्रसिस का आपको एनालिसिस डीप में नहीं है इतना, ठीक है। हिंजेस होते हैं, पोर्टल फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। इसमें नहीं है इतना। तो हमें जो करना है, हमने इस टॉपिक का इतना ही करना है जितना हमारे रिक्वायर्ड है, ठीक है। जितना आप इसमें घुसते जाओगे उतना आप इसमें फंसते जाओगे, और इतना टाइम नहीं है कि हमने इसको फंसना है। अभी कहीं फंसना नहीं है, गाड़ी को चलते देना, चलते रहना, तभी हम कहीं सही जगह पहुंचेंगे। तो इसीलिए हम जो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें मेन ही है इंट्रोडक्शन सिंपल, और मेथड्स निकालने हैं। बस मेथड्स पता होने चाहिए आपको, और बाकी आगे प्रॉप बीम वगैरह उसके बारे में बताना होगा आपको, ठीक है। तो सिंपल डिफ्लेक्शन बोले डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इन इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व के अंदर एक इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे जो वो होगी डिस्प्लेसमेंट होगी, उसको डिफ्लेक्शन कहेंगे। और स्लोप क्या कहेंगे? एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में एंगल जो ड्रॉ करेंगे उसको हम स्लोप कहेंगे, सॉरी, इन द रेडियन। हमेशा स्लोप जो होगा वो रेडियन में होगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। क्या करना है आपको याद रखना है डिफ्लेक्शन। अगर मैं एक सिंपल बीम बनाऊँ, एट एंड्स पे डिफ्लेक्शन क्या होगी, यहाँ पे और यहाँ पे डिफ्लेक्शन एट एंड इज 0 एंड मिड में मैक्सिमम होगी। ये क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, ठीक है। सिंपल से हैं बट याद रखना है, डिफ्लेक्शन मिड में ज़्यादा होगी। देखो ये मिड पे सीधी ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है ना, और साइड पे क्या है? 0, ठीक है। वैसे ही है स्लोप क्या है? एंड पे 0 नहीं होगी। ये नहीं बोल रहा मैक्सिमम, ये बोल रहा एंड पे 0 नहीं होगी, बट मिड में 0 होगी स्लोप, ये याद रखना है, ठीक। मिड में स्लोप 0 होगी। देखो इसके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा, ठीक है, ये 0 होगा। तो आपका क्या है, तो याद रखना है इसको स्लोप को हम dy/dx भी कहते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सा है स्लोप का। अब ये चीज़ याद करने वाली है, ठीक है। कहता है अगर मैं dy/dx को डबल डिफ्रेंशिएट करूँ, यानी कि d²y/dx², तो मतलब क्या आएगा मेरे पास? बेंडिंग मोमेंट, जिसको m/e भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना है, मैंने याद रखा है इसको B2। जैसे A B C ऐसे आता है ना ABC में, B किस नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे आता है ना, तो मैंने इसको याद रखा है B2, मतलब डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब करना किसका है? dy/dx का करना है, तो एक ये याद रखना है आपने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके बाद ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे S3, इसको मैंने ऐसे याद रखा है S बनाने के लिए। यार S कुछ ऐसे घूम रहा है ना, तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, 3 को। तो थर्ड जो क्या है, जो थर्ड को ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसकी? dy/dx की, उसको हम S बोलेंगे, यानी कि शेयर फोर्स, ठीक है, शेयर फोर्स, ठीक है। याद रखना है इसको आपने। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है, ये क्या है? dm/dx/dxei, ठीक है, m/ei को ही इसी को डिफ्रेंशिएट कर देना है। इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये क्या आ जाएगा? ei कांस्टेंट आएगा बाहर, और dm/dx, ठीक है। तो dm/dx आ गया फोर्स, ठीक है, शेयर फोर्स। अब आपको क्या करना है, d4/dx4 4 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग आई, ठीक है। आई रखना है 4 के साथ, ये 4 है तो आपने इसको आई ऐसे बना देना, ठीक है, सिंपल। तो 2 याद रखोगे यार, ये वाला बी वाला AB वाला सिंपल है, ABC सेकंड पे, सेकंड 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, और S मैंने ऐसे लगाया और इसको ऐसे कर दिया, ये 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है, बाकी तो आगे आज याद रहेगा। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला टेबल। ये मैं अब आपको बताऊँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इसमें इतने फॉर्मूले हैं ना कि आपका ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, मोस्ट ऑफ द चैप्टर ये 40-50% इस टेबल के ऊपर है, ठीक है। कैसे है? डिफ्लेक्शन एंड स्लोप निकालना है। अब ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम है यहाँ पे, फिर उसके बाद मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है उसका बीम का, फिर उसके बाद स्लोप आ गई, फिर उसके बाद डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आ गई। स्लोप को मैं dy/dx और थीटा करके भी लिखूँगा, और y लिखूँगा डिफ्लेक्शन को। अच्छा, अब याद रखना है आपने, इसमें आपने सबसे पहले आपने कैंटिलीवर के केसेस बनाने हैं चारों। पहला कैंटिलीवर का केस, एक साइड पे ये फिक्स्ड है और एक साइड पे ये
कुछ नहीं है, फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट भी आ रहा है और लेंथ है इसकी एल है, मोमेंट डब्ल्यू है। तो ये क्या होगा, सिंपल डब्ल्यू, ठीक है, सिंपल डब्ल्यू होगा। मोमेंट है ना, मोमेंट पहले की है, आपने ऐसा नहीं करनी। लोड होता तो अलग है, जैसे यहाँ पे लोड है, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा मोमेंट डब्ल्यू एल। तो यहाँ पे ये पहले ही मूवमेंट बनी हुई है, ठीक है, तो इसको ये पहले ही मूवमेंट है तो ये डब्ल्यू ही आएगा सिंगल। अब इसके बाद यूडीएल का केस आएगा। यूडीएल का केस जब आएगा तो आपने इसको क्या करना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अगर आपने शेयर फोर्स अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि ये कैसे आया, बट आप शेयर फोर्स में देखेंगे, वो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट में देखेंगे। तो हम ये अभी बस इसको याद रखना है कि डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 जब यूडीएल होगा। वैसे ही आपने क्या करना है, यू वी एल, ये वेरी कर रहा है लोड, वेरिंग छोटा कम हो रहा है यहाँ 0, तो ये डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 6 याद रखना है। क्या यहाँ पे डब्ल्यू एल आ गया, फिर डब्ल्यू एल स्क्वायर बन गया अपॉन 2, फिर 2 और फिर 6। फिर याद रखना है ये 2 केस आ जाएंगे आपके, किसके, सिंपली सपोर्टेड बीम, जब मिडिल में लोड लग रहा होगा और इसका क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग हो डब्ल्यू एल बाय 4, 4 नीचे और 8 नीचे, याद रखना है। वैसे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, ठीक है, याद रखना है। जब भी यू वी एल और यू डी एल का केस आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा एल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, और इस केस में 4 और 8, ठीक है, ये याद रखना है। बस आपने ये याद रखना है, बाकी ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। अब नेक्स्ट क्या करना है, स्लोप। अब स्लोप में क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहला एक चीज़ करनी है, उसको क्या है, वो है आपको ये याद रखना है, 1 ये 2 ये 3 ये 4। सबसे पहले लिखना है थीटा एम एल अपॉन ई आई, एम एल लिखते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, एम एल अपॉन ई आई, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये याद हर जगह, एम एल अपॉन ई है, एम एल अपॉन ई है, एम एल अपॉन ई है, ये सारा रखना है। और इसको क्या, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे याद रखना, 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है, ऐसे याद रखना है। फिर इसके बाद क्या करना है, पुट कर देना है ये डब्ल्यू, एम की जगह मोमेंट है ना मैक्सिमम मोमेंट, वो क्या है मेरे पास डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इंटू एल अपॉन ई है, डब्ल्यू एल अपॉन ई है, ये आ जाएगा केस इसका, ठीक है, ये आपका इसका केस आ गया। फिर उसके बाद आपके पास आपने क्या करना है, फिर इसके बाद आपने ये करना है कि एम यहाँ पे डब्ल्यू एल डालेंगे, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई, ये बनता जाएगा। वैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू जब डालोगे यहाँ पे एम के, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 ई आई, ठीक है। वैसे ही डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई, तो ये 3-4 बार आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे क्या करना है, यहाँ से 1/4, यहाँ से जब एक याद रखना केस, इसके एक लाइन कर देनी है। अब इस लाइन के बाद क्या होगा, इस लाइन के बाद आपको याद रखना है कि इस लाइन के बाद मेरा उल्टा आ जाएगा, 1/4 1/3, यहाँ से ऊपर उल्टा जाएगा इस लाइन के बाद, किस केस में, इस केस में। यहाँ तक 1/2 1/3 1/4 1/4 फिर 1/3, ऐसे जाएगा उल्टा। और ये वही एम एल अपॉन ई आई, डब्ल्यू की यहाँ एम की वैल्यू डालनी है, डब्ल्यू एल अपॉन 4, ये पूरा करके ये डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16 है, वैसे यहाँ पे बनेगा, ठीक है। बस ये चीज़ करनी है। अब उसके बाद ये हो जाएगा आपका पूरा। अब क्या करना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या याद रखनी है, ये चीज़ कहता है डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन वाई भी हम लिख सकते हो, ठीक है, वाई कहता है, डिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है, कहता है डिफ्लेक्शन वाई भी लिख सकते हो, ठीक है, वाई की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू है, वाई इक्वल टू थीटा इंटू एक फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब वो फैक्टर क्या है, वो फैक्टर है आपका ये एल अपॉन 2, यहाँ से रखना है, ठीक है, एल अपॉन 2, आप एल याद रखो, ठीक है, एल अपॉन 2 नहीं, एल याद रखो। अब ये क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ पे 1/2 एल के साथ, एल यहाँ पे रहेगा, और 1/2 2/3 फिर 3/4 फिर 4/5, ठीक है, ये आपको यहाँ तक ऐसे याद रखना है। और उसके साथ थीटा मल्टीप्लाई करते रहना है, थीटा मल्टीप्लाई। अब थीटा क्या है, ये वाला वैल्यू, यहाँ पे थीटा की वैल्यू ये, इसके मल्टीप्लाई करनी है एल, इसके साथ यहाँ पे क्या है, L/2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका यहाँ बन जाएगा। वैसे ही आपका यहाँ पे क्या 2/3 एल, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो ये बन जाएगा। वैसे ही ये क्या, थीटा इंटू थीटा की वैल्यू यहाँ रखनी है ये, और ये आपके पास ये बन जाएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ रखनी है। बस इस केस में आपको क्या बनना है, ये थोड़ा सा लर्न करना है इधर, 1/3 एंड 5/16, बस ये खुद से याद रखना है, 1/3 5/16, बाकी सेम है वही, एल साथ में रखना है। तो 1/3 5 इंटू थीटा, तो इंटू एल,
तो ये आपका यहाँ पे पुट करना है और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ भी याद रखनी है, ये चीज़, ये एक रिलेशन है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे रिलेशन क्या कहता है कि डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू स्लोप इनटू फैक्टर, ये याद रखना है। अब फैक्टर आपको पता है किस केस में क्या होगा। अब वो क्वेश्चन में पूछेंगे डिफ्लेक्शन इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, या स्लोप इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, इन केस ऑफ कौन सा, अगर मान लो केस दे दिया ये वाला, एक केस ये दे दिया, इन केस ऑफ कैंटिलीवर हैविंग यूडीएल ओवर इन थ्रूआउट। ठीक है, थ्रूआउट लेंथ पे यूडीएल लगा कैंटिलीवर के केस में, तो उस केस में इन्होंने कोई भी एक वैल्यू दे दी इसकी डिफ्लेक्शन जो होगी ये होगी, तो आप मुझे निकाल के बताओ स्लोप क्या आएगी। तो ये आपने एक फैक्टर, ये वाला कौन सा केस है, इस केस का फैक्टर क्या है आपका 3l/4, लेंथ भी दी होगी उधर, तो ये आपने डालना है फैक्टर की जगह और थीटा निकाल लेना है, वाई वैल्यू दी होगी, ये क्वेश्चन करके ऐसे। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे, मैथड्स ऑफ डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालने के। इसके मेथड क्या है, ये मेथड एक बार लर्न कर लेना, आ जाते हैं कि कौन सा मेथड है ये जो नीचे दिया हुआ है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का मेथड कौन सा है, कुछ भी टाइप का आ सकता है। डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैक्ले मेथड, ठीक है, मैक्ले डबल इंटीग्रेशन, फिर मोमेंट एरिया मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, और ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। कैस्टिग्लियानो मेथड को ही स्ट्रेन एनर्जी मेथड बोलते हैं, या स्ट्रेन एनर्जी को कैस्टिग्लियानो बोलते हैं। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर द स्लोप डिफ्लेक्शन, ये तो चलो लिखा ही हुआ है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। ठीक है, ये चीज़ आई है। अब क्या है डबल इंटीग्रेशन मेथड में, ये जो मेन है जिसमें क्वेश्चन बने हैं वो मैं बता रहा हूँ। डबल इंटीग्रेशन मेथड में सूटेबल किसके लिए है, प्रिज्मेटिक बार्स के लिए है। EI अगर कांस्टेंट हो तो है, तो बेंडिंग मोमेंट रिमेन वैलिड फॉर द एंटायर स्पैन। ठीक है, एंटायर स्पैन में वैलिड रहने चाहिए बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद ये मत करो, इसमें नहीं जाना। ठीक है, अभी नहीं करना है इसमें, अब कुछ उल्टा। अब ये आ गए कैंटिलीवर। ठीक है, इस कैंटिलीवर के केस में क्या आएगा, इसमें बोलना कैंटिलीवर भी में पॉइंट ए पॉइंट पर क्या है, स्लोप और डिफ्लेक्शन 0 है। क्या से, या देखो कभी भी फिक्स्ड होगा ना, फिक्स्ड पॉइंट होगा, अगर आप स्केल लो हाथ में, उसको पकड़ लो। ठीक है, स्केल को हाथ में पकड़ के उसको ऊपर एक साइड से, इस साइड से, यहाँ अपने हाथ में पकड़ा हुआ है उसको पूरा, ठीक है, इतना सा अंदर, हाथ के अंदर है ये। ठीक है, और यहाँ से इसको आपने इधर करना है, तो यहाँ से आपने नोटिस करना है क्या होगा यार, यहाँ से ना एक इतने से इसमें सीधा ही रहेगा यहाँ तक इधर, फिर इसके आगे जाके मुड़ेगा ये ऐसे करके। ठीक है, तो ये चीज़, अब यहाँ पे ये सीधा ही है, यहाँ पे कोई स्लोप आ रही है, नहीं आ रही, 0। यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन हो रही है, नहीं हो रही है, 0। तो स्लोप जहाँ पे फिक्स्ड होगा उधर ना ही स्लोप 0 होगी कोई, ना ही डिफ्लेक्शन होगा, तो स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों ही 0 होगी जहाँ पे आपका फिक्स होगा। अब पॉइंट बी पे क्या है, स्लोप भी मैक्सिमम है और डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लोप होगी और यहाँ पे ही डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगी। इन केस ऑफ कैंटिलीवर का केस है ये। ठीक है, याद रखना। तो समझ लो फाइनल क्या पता चला हमें, फिक्स सपोर्ट पर जो डिफ्लेक्शन और जो हमारी स्लोप होती है दोनों 0 होती है। अब मैक्ले डबल इंटीग्रेशन मेथड में वही प्रिज्मेटिक बार और EI कांस्टेंट, बट डिसकंटिन्यूअस लोडिंग होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस लोडिंग नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी मैंने इंपॉर्टेंट रखा है। मोमेंट एरिया मेथड में ये सिंपल, ये कुछ नहीं करना है, ये आपको नहीं करना अभी, इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना। अब ये एक चीज़ याद रखनी है, डिफ्लेक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। जितनी ज़्यादा फ्लेक्सुरल रिजिडिटी उतनी कम डिफ्लेक्शन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ बीम, ये तो पता है, जितनी लंबा बीम होगा उतना डिफ्लेक्ट होने के ज़्यादा चांस है। जितना लंबा स्केल होगा उतनी ज़्यादा जल्दी वो टूटेगा, टूटता भी है ना, तो वही है। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लोड, जितना ज़्यादा लोड उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये चीज़ें ये याद रखना है। ये जितनी भी चीज़ें प्रोपोर्शनलिटी जो रिलेशंस बताएं, ये आपको पूरे याद रखने सो में। ठीक है, बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, और हमें ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाती हैं। ये याद रखो, ये क्वेश्चन सीधे आया हो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम में। क्या कहता है, अगर मैं एक बीम बनाऊँ, ये कैंटिलीवर बीम, ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे A जिस पे लोड लग रहा है P, और पॉइंट है B जिस पे एक उसकी वजह से जो आ रहा है क्या, डिफ्लेक्शन Y। वैसे ही एक पॉइंट है A, यहाँ पे वही पॉइंट A, अब B पे लोड लग रहा है और जिसकी वजह से A पे जो आ रही है x वो आ रही है क्या, डिफ्लेक्शन। अब कहता है B पर डिफ्लेक्शन जो है, B पर जो डिफ्लेक्शन है, B पर बाय पॉइंट P
एट ए, जो पी ए पे जो पॉइंट पी वो लग रहा है, लोड पी लग रहा है ए पॉइंट पे, वो इक्वल होगा किसके, जितनी डिफ्लेक्शन किस पे आ रही है, डिफ्लेक्शन एट ए पे आ रही है, जब वो वही लोड जो उठ के बी पे लग रहा है, तो वो सेम है, यानी कि वाई और एक्स जो है सेम है। क्या बोल रहा है, फिर से सुनो, बी पे जितनी डिफ्लेक्शन आ रही है, ठीक है, किसकी वजह से, ए पॉइंट पे पी लोड लगाने की वजह से, ठीक है, और वही लोड अगर उठा के मैं बी पे ले जाऊंगा, उसकी वजह से जो ए पे डिफ्लेक्शन आ रही है जो कि एक्स है, वो जो दोनों डिफ्लेक्शन होंगी वो सेम होगी, वाई इक्वल टू एक्स। अब उसके अगर डिफ्लेक्शन सेम है तो स्लोप भी इक्वल होंगी, यानी कि ए पे जो स्लोप बनेगी, स्लोप एट ए इक्वल टू स्लोप एट बी, ठीक है। ये कहता है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, ठीक है। रेसिप्रोकल है, एक दूसरे उल्टा है, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन मेथड गिव डिफ्लेक्शन ओनली ड्यू टू बेंडिंग, याद रखना ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीज़ें। डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या करता है, ये डिफ्लेक्शन देता है बस किसकी वजह से, ड्यू टू बेंडिंग की वजह से। ई आई फ्लेक्सिबिलिटी पता है, अब फ्लेक्सुरल स्टिफनेस पहले भी कराया, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस ई आई अपॉन लेंथ कर देंगे तो आपका फ्लेक्सुरल स्टिफनेस आ जाएगा। मोमेंट ऑफ एरिया मेथड, मोमेंट एरिया मेथड कहता है कि ऑल्सो मोर्स, मोमेंट मतलब एम टू एम मोर्स, ठीक है, ये मैंने किया, मोर्स मेथड कहते हैं फॉर प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक बार। ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम सारे प्रिज्मेटिक के लिए हैं, बस मोमेंट एरिया मेथड जिसको मोर्स मेथड कहते हैं, जो वो प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक बार्स के लिए यूज़ करते हैं। कैस्टिग्लियानो थ्योरम ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम, ये पहले भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक चीज़ हो रही है, मैंने आपको पहले करानी थी, ठीक है, ये याद रखो, स्ट्रेन एनर्जी एंड इम्पैक्ट लोडिंग। कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स और लोड इन अ स्ट्रेचिंग द बॉडी, जो काम होता है स्ट्रेच करने में उसको कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, एक एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, उसको हम स्ट्रेन एनर्जी कहेंगे। रेजिलियंस पूछा हुआ है, पहले दिन मैंने आपको फर्स्ट पेज पे भी लिखा था, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी। अब जो इतनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगी टोटली, उसको हम बोलेंगे रेजिलियंस। अब प्रूफ रेजिलियंस क्या आएगा, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन बॉडी इज स्ट्रेस्ड अप टू इलास्टिक लिमिट, जब उसको खींच दोगे इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है, तो वहाँ तक जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड होगी उसको हम बोलेंगे प्रूफ रेजिलियंस। अब मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या आएगा, वही प्रूफ रेजिलियंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। अब स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली, आहिस्ता 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 लोड बढ़ाना, तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टी 2E इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये स्ट्रेन एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E ऑन अ ग्रेजुअल लोडिंग, ग्रेजुअल मतलब आहिस्ता आहिस्ता। और प्रूफ रेजिलियंस क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E, सिग्मा स्टार क्या है, स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट, प्रूफ रेजिलियंस ऊपर बोला ना, मैक्सिमम स्टोर यानी कि इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस, तो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस सिग्मा स्क्वायर टी है, यही है इनटू वॉल्यूम, ठीक है, ये प्रूफ रेजिलियंस हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि सिग्मा स्क्वायर 2E स्ट्रेन एनर्जी ये आ गई, ठीक है, इंटू वी, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल, तो सिग्मा स्क्वायर 2E, तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E। अब कह रहा है मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस सडनली, अब जो सडनली एकदम, पहले ग्रेजुअली था, अब सडनली कितना टाइम होगा, 2 टाइम्स द स्ट्रेस इंड्यूस व्हेन द सेम इज, वही लोड अगर हम ग्रेजुअली लगाएं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। कहता है अगर कोई लोड हम सडन लगा दें, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स, वो ज़्यादा लोड आएगा, मतलब किसी बीम पे हम एकदम से लोड लगाएं, वो कितना 2 टाइम्स ज़्यादा होगा अगर वही लोड आहिस्ता 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 लगे, ठीक है। तो वो सडन लोडिंग थोड़ी रिस्की है। अब स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन एनर्जी होगी, फॉर हॉलो शाफ्ट के लिए ये U इक्वल टू टाउ स्क्वायर अपॉन 2G इंटू वी, ठीक है, ये याद रखना है। फॉर सॉलिड शाफ्ट के लिए ये फॉर सॉलिड शाफ्ट कह रहा है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू द शेयर स्ट्रेस इज फॉर हॉलो स्फीयर टाउ स्क्वायर अपॉन 2G इंटू वी, वी इज द वॉल्यूम। कहता है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ सॉलिड, सॉलिड में क्या है, हॉलो में ये है, सॉलिड में 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, स्ट्रेस स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है, सिग्मा E इंटू वॉल्यूम, ठीक, ये याद रखना है। अब हम हमारे साथ इस मतलब इसके साथ हमारा जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन भी खत्म हो जाता है। अब जो हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, एक शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, और दूसरा
ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपके पास मैकेनिक्स वाला। ये 2 पार्ट बचे हैं, ठीक है। इसके साथ हमारी सोम ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे CPM पर, ठीक है। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो ये भी कंप्लीट करेंगे विद इन 3 to 4 days, ठीक है। याद रखना और इसको प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा हो सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।